कि उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया है और अब इन्हें ही दोबारा चुन लिया जाए। मेरा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता प्रयागराज के पहले की घटनाओं को भूल जाएगी? क्या उसी प्रदेश में तकरीबन 1 साल पहले हाथरस का केस हुआ, ऐसा लग रहा था पुलिस और प्रशासन पीड़ित के ही खिलाफ खड़ा है और जो आरोपी हैं, हाँ आरोपी हैं उनके पक्ष में खड़ा है। प्रयागराज में जो घटना घटी है इस पर भी जो सत्ता और प्रशासन का बयान है वो लगातार पीड़ित पक्ष के खिलाफ खड़ा होता है। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया और एक पुलिस का जवान घायल है। ऐसा लगता है कि आप 70-80 के दशक की कोई थ्रिलर फिल्म का स्टोरी लिख रहे हैं। ये इसलिए पुलिस का कोई इकबाल नहीं है और पुलिस पर प्रयागराज की घटना पर आप ये भरोसा नहीं कर सकते और उत्तर प्रदेश के शासन पर ये भरोसा नहीं कर सकते कि वो कोई न्याय करेंगे। इस देश में महिलाओं के साथ शोषण अन्याय बदस्तूर जारी है, ये हम मानते हैं। कहीं भी कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है पूरे देश में। लेकिन जैसे ही वो महिला किसी दलित तबके की होती है, आदिवासी तबके की है, कोई पिछड़ी जाति की महिला है, पसमानदा या मुस्लिम तबके की महिला है, उतने भर से जो अन्याय अत्याचार व हिंसा उस महिला पर है वो कई गुना बढ़ जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में। मेरे साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, प्रयागराज में इस तरह का प्रकरण का मामला सामने आ रहा है। लगातार हमने देखा टीवी चैनलों के माध्यम से, न्यूज़ पत्रिका के माध्यम से प्रयागराज की घटना, 4 ऐसे समुदाय के परिवार की हत्या कर दी जाती है। किस प्रकार देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये सीधा सीधा मामला ये है कि उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि हमने अपराधियों को खुलेआम ठोक दो कह करके बेदखल कर दिया है। गुंडे अपराधी या तो जेल में हैं या यूपी छोड़ चुके हैं। उसी प्रदेश में जा कर के भारत का गृह मंत्री जब ये कहता है कि दूरबीन लगा करके खोजता हूँ और उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी नज़र नहीं आता है, अपराध नज़र नहीं आता है, ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने ये घटनाएं एक उदाहरण हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम झूठ बोलने में माहिर हैं। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं है कि प्रयागराज की घटना कोई पहली घटना है, एक तरफ सत्ता द्वारा बोला गया झूठ मीडिया और व्हाट्सएप के ज़रिए आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके ज़रिए ये कोशिश की जा रही है नैरेटिव बनाने की कि उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया है और अब इन्हें ही दोबारा चुन लिया जाए। मेरा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता प्रयागराज के पहले की घटनाओं को भूल जाएगी? क्या उसी प्रदेश में तकरीबन 1 साल पहले हाथरस का केस हुआ, जो अपनी निर्ममता, क्रूरता और प्रशासन व सत्ता के द्वारा किए गए कार्यवाहियों के चलते पूरे देश यानी दुनिया भर में चर्चित हुआ? किस बात के लिए चर्चित हुआ? कि जिस पुलिस प्रशासन का की जिम्मेदारी नहीं है कि यह बयान दे कि बलात्कार हुआ है या नहीं, उसमें पुलिस कमिश्नर कह रहा बलात्कार नहीं हुआ और बाद में जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि बलात्कार हुआ है। बलात्कार के शिकार होने के बाद पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है कि पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हों और जो जिनके ऊपर दोष है उनको कार्यवाही के लिए आमंत्रित करें, उनको पकड़ें, उनके ऊपर कार्यवाही करें। उस पूरे प्रकरण में क्या हुआ? ऐसा लग रहा था पुलिस और प्रशासन पीड़ित के ही खिलाफ खड़ा है और जो आरोपी हैं, हाँ आरोपी हैं उनके पक्ष में खड़ा है। बहुत दबाव बना और उस दबाव के चलते कैसे फिर आधी रात को पेट्रोल डाल करके बिना घर वालों की अनुमति के हाथरस के उस पीड़िता के शव को जलाया गया। ये उसी उत्तर प्रदेश में हुआ और आज तकरीबन 1 साल बाद आप प्रयागराज की घटना पर बात करने आए हैं, तो मुझे ये सवाल पूछना लाजमी है कि हाथरस की घटना का अंततः क्या हुआ? जो लोग जो अपनी बेटी को खो दिए, अंततः उन्हें क्या मिला? और पुलिस प्रशासन की भूमिका क्या होती है? वो इकबाल कायम करता है कि हम अपराधियों के खिलाफ हैं। हाथरस की घटना यह संकेत करती है कि यह सत्ता और प्रशासन अपराधियों के पक्ष में खड़ा है और उसके बाद अनवरत कई घटनाएं मिलती चली जा रही उत्तर प्रदेश में। कहीं कोई दिन दहाड़े हत्या का मामला हो, कहीं उन्नाव से लेकर के कानपुर की घटना शायद है जहां मुझे याद आ रहा है कि लिंचिंग तक की घटना उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। कहना ये है सर, हमने देखा लगातार आप जो घटना का वर्णन कर रहे हैं, हाथरस की जो घटना का अब उदाहरण ले लें तो हमने पिछले साल देखा अदालत पे पहुंचकर वो अभी भी मुकदमा ठंडे बस्ते बजाने का काम कर रहा है। क्या लग रहा है
जो प्रयागराज का प्रकरण है वो भी उसी कवायद पे शुरू हो गया है? बिल्कुल, मैंने इसीलिए पृष्ठभूमि में हाथरस की बात की कि यह वानगी स्पष्ट है कि हाथरस में जो हुआ वही आगे होगा। प्रयागराज में जो घटना घटी है इस पर भी जो सत्ता और प्रशासन का बयान है वो लगातार पीड़ित पक्ष के खिलाफ खड़ा होता है। पीड़ित पक्ष कोई बात कह रहा है कि उस बेटी के साथ ऐसे गलत हुआ, ये किया गया, पड़ोसी ऐसे इन्वॉल्व रहा, और प्रशासन उसको हमेशा वो दूसरा रंग देता है। जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरे देश की पुलिस के सामने इस मामले में नज़ीर बनती है कि वो अगर किसी को पकड़ करके इनकाउंटर सामने से करती है ना, तो सुबह जो अपनी अखबार में रिपोर्टिंग देती है उसमें कहती है कि वो पुलिस को पकड़ के अपराधी को ले जा रही थी, अपराधी फरार होने की कोशिश किया, उसने फायर किया पुलिस पर, जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया और एक पुलिस का जवान घायल है। ऐसा लगता है कि आप 70-80 के दशक की कोई थ्रिलर फिल्म का स्टोरी लिख रहे हैं। ये इसलिए पुलिस का कोई इकबाल नहीं है, और पुलिस पर प्रयागराज की घटना पर आप ये भरोसा नहीं कर सकते और उत्तर प्रदेश के शासन पर ये भरोसा नहीं कर सकते कि वो कोई न्याय करेंगे। न्याय तब करेंगे जब आप अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। और दूसरी और सबसे अहम बात, इन पूरी घटनाओं में या जितना भी आपराधिक घटनाएं आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि 90 से 95% घटनाएं देश के बहुजनों के साथ हैं, उत्तर प्रदेश के बहुजनों के साथ हैं। वो बहन बेटियां हों, वो जो है कमज़ोर तबके के लोग हों जिनकी झोपड़ी जला दी गई, जिनके ऊपर अत्याचार तमाम से केस किए जा रहे हैं, जिनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। तो ये कौन लोग हैं, ये देखना है उत्तर प्रदेश की जनता को। क्या उत्तर प्रदेश की जनता फेक होर्डिंग से इनको वोट देगी? क्या उत्तर प्रदेश की जनता ये नहीं देख रही है कि ये जो बलात्कार के बाद हत्या हुई, इसके बाद प्रशासन का रवैया क्या है? आप ट्वीट नहीं करते। और आखिरी बात कि जब भी इस तरह का कोई आपराधिक कृत्य होता है, एक महिला होने के नाते इस देश में महिलाओं के साथ शोषण, अन्याय बदस्तूर जारी है, ये हम मानते हैं। कहीं भी कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है पूरे देश में। लेकिन जैसे ही वो महिला किसी दलित तबके की होती है, आदिवासी तबके की है, कोई पिछड़ी जाति की महिला है, पसमानदा या मुस्लिम तबके की महिला है, उतने भर से जो अन्याय, अत्याचार व हिंसा उस महिला पर है वो कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि जो अपराधी है उसको ये बात समझ में आ जाती है कि ये कमज़ोर लोग हैं, ये क्या लड़ेंगे, ये क्या अपना विरोध करेंगे। इसलिए इस तरह की घटनाएं क्रूरतम स्तर पर होती हैं, वो चाहे हाथरस हो या चाहे प्रयागराज की घटना हो। सर, मेरा अंतिम सवाल, बहुजनों पे लगातार हमने पहले भी देखा, अरुण वाल्मीकि की हत्या देखी, उससे पहले हमने हाथरस कांड देखा, अब हमारे सामने प्रयागराज की ये जिंदा घटना है। क्या लग रहा है सर, लगातार बहुजनों को ही टारगेट किया जा रहा है, और सर हमने देखा कि आप बहुजनों के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर बात करते हुए अपनी राय प्रतिक्रिया देते हुए लगता है, क्या लग रहा है इंसाफ मिलेगा या नहीं इस बार? देखिए, इंसाफ बहुजनों को या कमज़ोर तबके के लोगों को, वंचितों, शोषितों को कभी खैरात में नहीं मिला। अगर आप एक सत्ता बनी हुई है ना, उसमें हमेशा पावर की लड़ाई होती है कि कौन सत्ता का सरमौर रहेगा। तो एक तबका ऐसा है इस देश में जो अपर कास्ट, अपर क्लास पुरुष है, जो हर तरह की सत्ता के केंद्र में रहा है। तो जो हाशिए पर ढकेला गया, जिसे सायास ढकेला गया, उनसे शिक्षा छीनी गई, उनसे रोजगार छीना गया, उनसे ज़मीन का मालिकाना हक छीना गया, उनसे बिजनेस व्यापार करने की सहूलियत छीनी गई। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।